जय हिंद एवरीवन। यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को एम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस को एम करोगे। और यदि आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस को एम कर रहे हो सो केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, कई बार स्टूडेंट्स का हाल उनको पढ़ते हुए ऐसा हो जाता है, इस स्टेट में यहाँ पर स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस है, इनको कैसे पढ़ने बैठे, उनको कैसे याद करें। अब इन्हीं में से हमको पता नहीं रहता है कि कौन सी सबसे जरूरी है। लास्ट टाइम यदि आप देखोगे सिग्मा सेशन हम लोग एक लेकर आए थे, जिसमें श्योर शॉर्ट मैंने सीधे सीधे बोल दिया था कि यहां से सवाल फंसेगा, वहां से 3 से 4 सवाल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिले। किसी को याद नहीं है तो जाकर देख लेना, मगर ये वाले सेशन देखने के बाद आपको वो चीज देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेशन है फर्मली डेडिकेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल केमिकल रिएक्शन, जो कि 13 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी पेपर में। यहाँ पर यदि आपका सिनेरियो ऐसा हो जाता है व्हेनेवर इट कम्स टू केमिकल रिएक्शंस, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, पूरा सेशन लगाने के बाद यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, आप लोग इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लॉइट करने वाले हो। इतना जरूरी सेशन यहाँ पर होने वाला है। और जितनी भी चीजें यहाँ पर जो थंबनेल में लिखी है ना, पक्का फंसेगा 13 अप्रैल को, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको। ये वाले सेशन में से पक्का इंफॉर्मेशन वहां पर एनडीए का जब आप पेपर देने जाओगे 13 अप्रैल को, वहां पर मिलेगा। And this session, all reactions, one solution is this particular chemistry का कैप्सूल। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक क्लास में बने रहना है, एकदम कमिटेड रहना है कि लास्ट तक यार सेशन में हमको ये एकदम फुल अटेंशन के साथ हमको पूरी क्लास लगानी है। उसके बाद जो भी चीजें हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना है। Right from the very start to the last part, have a smile on your face, chest up, chin up, and just enjoy the session. This is your Kapil Bhaiya. I really welcome you all in this particular session. तो स्टार्ट करते हैं ये वाले सेशन को। So starting with the photosynthesis, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कपिल भैया व्हाट इज दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड यू हैव टेकन आउट द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। यार मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक का एजुकेटर नहीं हूँ, मैं पूरे जीएटी में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे, यदि अपन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, इज द प्रोसेस। फोटो का मतलब होता है पहली बात तो लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। लाइट की मदद से जो ग्रीन प्लांट अपना फूड फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज 3 चीज को यूज करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए, ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इन चीजों का इस्तेमाल करके जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनका फॉर्मेशन करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर यूज क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखना। पहले हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो चीज छोड़ रहे हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उनका रॉ मटेरियल है, और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब वो हमारी नेसेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, हमारे लिए वो नीड है। हम लोग क्या एक्सेल करते हैं, हम लोग एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उनकी नीड है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहले यहां पर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर कंसिडरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी जो कि वो रूट से लेते हैं, दैट इज 12/2। यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में इस सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, ट्रैप करता है सनलाइट को। इन सभी प्रोसेस होकर यहां बनेगा ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इंपॉर्टेंट है, एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बनेगा ग्लूकोज प्लस वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, और एक यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर ये जो इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। यहां पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस का, इट इज द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब एक जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर क्लियरली मेरी बात ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट यहां पर यूटिलाइज करा जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में, मगर जैसे उसने तो फॉर एग्जांपल अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, एनर्जी बना ली। अब जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है जो कि तुरंत यूज नहीं किया जाएगा, मतलब इमीडिएटली, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, आपको ब्रेकफास्ट मिला, आप जितना ब्रेकफास्ट बनाया आपने पूरा का पूरा नहीं खाओगे, थोड़ा बहुत बचाकर रखोगे, यदि बाय चांस लंच बनने के पहले थोड़ी भूख लगी तो खा लेंगे। इन द सेम मैनर जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। काय के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अब ये जो स्टार्च के फॉर्म में जब भी प्लांट को खाना नहीं मिलेगा ये इसको यूटिलाइज कर लेगा। मगर जब अपन एनिमल्स की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, यहां पर ग्लाइकोजन होता है, यहां पर स्टार्च नहीं होता, यहां पर क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो दोनों में फर्क समझना। तो समझाने गया था फोटोसिंथेसिस, मगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। अब ये मत समझना कि बायोलॉजी अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, केमिस्ट्री के बाद बायो अपन शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जिस जोश और जज्बे के साथ पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म करी, उसी तरीके साथ हम लोग क्या खत्म करेंगे, बायोलॉजी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा
जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 है वो बिल्कुल लगाना यार, बहुत प्रीमियम सेशन है, पक्का 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ना, यहां पर आती है रेस्पिरेशन की। क्या की? रेस्पिरेशन की। सभी को ऐसा लगता है कि यार रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, इन करना और एक्सेल करना, ठीक है, इन करना आउट करना, इसके भी बियॉन्ड रेस्पिरेशन है। ये ब्रीदिंग है, जो सांस छोड़ना और लेना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो है, दिस इज द सबसेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग हेल्प करता है रेस्पिरेशन होने में। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, आपने जो ऑक्सीजन इनहेल करी वो क्यों करी? ताकि जो खाना आपने खाया है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए और वो जो खाना है ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, उससे आपको एनर्जी मिले, और जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो आपके बाहर हो जाए। तो आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसके बीच में जो खाने के ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रोसेस है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। सो फाइनली रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ऑक्सीजन मिल रही है और कितनी एनर्जी वहां पर आपको जनरेट हो रही है। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑक्सीजन का। यदि अपन देखेंगे, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में अच्छी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रेजेंट। एनारोबिक की यहां पर बात करेंगे तो ये 2 प्रकार से होती है। एक होती है एल्कोहलिक और दूसरी होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। तो यहां पर आप बोल सकते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है सर, इतना क्लियर है। मगर यहां पर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। अब सुनना मेरी बात, ये जो एरोबिक है ना, ये स्टार्ट पता कहां पर होगी? ये स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म में। मगर साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? ठीक है भाई, आपने जो प्रोटीन जो पर्टिकुलर है उसको ग्लूकोज उसको पायरोवेट में तोड़ दिया, मगर आगे चल के जो एनर्जी का जनरेशन होगा वो कहां पर होगा? वो देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मगर एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है, जो भी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में हो जाती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ये दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल। तो ध्यान से सुनना, ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म में ब्रेक होकर क्या बना है? पायरोवेट। अब जो एनर्जी मिली वो कैसी मिली, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कैसी। तो यहां पर ये जो सीन है ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहां पर जनरेट होती है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहां पर मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जो यहां पर जो रिलीज हो रहा है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक इज मच मोर देन एनारोबिक। क्यों? क्योंकि एनारोबिक में उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट नहीं होती है, रिएक्शन एकदम मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी यहां पर नहीं मिलती। सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट एनारोबिक? तो पहला अपन बात करता है अल्कोहलिक के बारे में, जिससे इसमें कंप्लीट नहीं होगा, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का। मगर एल्कोहलिक में क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सबसे ज्यादा कॉमन कहां पर है? ईस्ट में, ईस्ट, एंड विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर, वाइन एंड चीज बाय ब्रूइंग, ठीक है। ब्रूइंग नाम की एक प्रोसेस है, याद रखना, एनडीए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी चीजें बता रहा हूं वो तो सभी कुछ पूछी जा सकती है, मगर फिर भी ब्रूइंग को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। इस प्रोसेस की मदद से बियर, वाइन और चीज प्रोड्यूस करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करा जाता है। सेम कहानी इसमें भी होगी, ग्लूकोज पायरोवेट में टूटा, फर्क कहां आता है? एनर्जी में। कैसे? यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो यहां पर एनर्जी बनेगी सिर्फ 2 एटीपी, यहां पर एनर्जी बनेगी सिर्फ 2 एटीपी की, मगर वाटर की जगह यहां बन जाता है इथेनॉल, वाटर की जगह इथेनॉल। ऐसा नहीं कि एनर्जी की जगह इथेनॉल है यार, एनर्जी बनेगी मगर कम बनेगी। इथेनॉल ने रिप्लेस करा काय को? वाटर को, ठीक है। CO2 तो निकलेगा। अब आगे बढ़ता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड आपने नाम तो सुना होगा ना, लैक्टोबैसिलस। तो यहां पर भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये जो प्रोसेस है ये दही में सबसे ज्यादा कॉमन है, योगर्ट में सबसे, कर्ड में सबसे ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है ना लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में चेंज करता है, सावर कर देता है उसके टेस्ट को। यहां पर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है शुगर के ऊपर फीड करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो दही बन जाता है। सेम चीज यहां पर भी है, ग्लूकोज आपका पायरुवेट में टूटेगा, मगर मेन केस आता है एनर्जी का। अब एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर चीज है, यहां पर काय का फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का, और सेम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मतलब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि आपने देखा होगा कई बार जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, एक्सटेंसिव लेवल पे एकदम विगरसली एक्सरसाइज कर लेते हो, तो ह्यूमन की जो मसल्स होती है उसमें विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद जो ग्लूकोज है ना,
वो मेटाबोलाइज होकर क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है वो क्या, फटीग करता है मसल में और मसल क्रैम्प्स लेकर आता है। ठीक है, मसल्स में वहां पर दर्द होने लगता है, थोड़ा फटीग, मसल थक जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उन मसल्स को वहां पर एज सच ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं होती है। तो इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको बायो का पार्ट भी कवर करवा दिया, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कौन सी थी वहां पर। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, शुरुआत करते केमिकल रिएक्शंस के साथ। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। अभी तक जितनी भी चीज पढ़ाई है, जो इसके पहले फॉर एग्जांपल जो भी लोग हैं जिन्होंने एनडी का एग्जाम दे रखा है, उनको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मैं बोल रहा हूं कि ये चीज पेपर लीक रिएक्शंस हैं, आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। यू विल नेवर हैव गिल्ट एंड रिमोर्स आफ्टर गिविंग द पेपर। व्हाई? क्योंकि ये चीज आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, आप पेपर देकर आए हो। दूसरा बंदा जो पेपर पहले ऑलरेडी क्लियर कर रखा है फॉर द रिवीजन, इफ ही इज गोइंग थ्रू ऑल दी स्टफ, ही आल्सो नोज द इंपॉर्टेंट। जितने भी फ्रेशी हैं मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं कि ये चीजें करके जाओ, ये चीजें करके जाओ, हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं ये। ठीक है, आप ये मत सोचो कि जो जनरल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, फिर क्वेश्चन आता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सी चीज होती है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीजें जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सोडियम एजाइड कहां होती है, हॉट एयर बलून में होती है, ऐसे कर करके जो सवाल आते हैं, मीथेन गैस कहां पाई जाती है एलपीजी में, ये सब जो क्वेश्चंस है, ये इसका सेशन भी मैं लूंगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि केमिस्ट्री का एक सेशन एक्स्ट्रा आएगा। मगर जो अभी मैंने केमिस्ट्री का सेशन लिया है, दैट इज केमिस्ट्री पार्ट 2, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को गलती से भी इग्नोर मत करना। क्यों? क्योंकि यहां से सवाल कितने पूछे जाने वाले हैं, 3 से 4 सवाल। 3 से 4 सवाल मतलब कि 4 4 जा 16। ठीक है, 12 से 16 सवाल है और ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कई बार ये जो 16 सवाल है ना, इंसान को मेरिट आउट भी करवा देते हैं, मेरिट इन भी करवा देते हैं। तो थोड़े आलस को साइड में रखकर ये जो सेशन है ये जाकर देख लेना, मगर पहले इसको कंटिन्यू करो, पहले इसको फिनिश करो, उसके बाद वो सारी चीज करना। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि कंबाइन होना। ठीक है, कंबाइन होना, रिएक्शंस कंबाइन होना, मतलब कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी? ठीक है, वो चीज क्या थी? कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था बहुत आराम से बताई थी, यहां पर भी मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में। वो क्या है? आप गए भाई, मम्मी ने बोला चूना लेकर आओ, आप लेकर आ गए CEO। ठीक है, अब आप फ्री बैठे थे, मम्मी ने बोला यार इसमें पानी भी मिला दे चूने में, तो आपने H2O मिला दिया। तो अब यहां पर क्या बना? CaOH2। ठीक है सर, CaOH2। अब कभी भी चूने में पानी मिलाते हैं तो आपने देखा बबल्स आते हैं, हीट आती है, तो साथ में क्या मिलेगी आपको? थोड़ी सी हीट मिलेगी। तो अब जो आप बाजार से लेकर आए ये क्या था? दैट वाज कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड था। अब जो यहां पर बना वो क्या है? यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्विकलाइन। दिस इज क्विकलाइन। और यहां पर जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज स्लेग लाइम। ये स्लेग लाइम है और जो ये यहां पर है दिस क्विकलाइन। ध्यान से समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब मम्मी ने बोला कि अब तुमने चूना तो बना ही दिया है, तैयारी वगैरह तो आप कर नहीं रहे हो, आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या करो, आप इस पर्टिकुलर चीज को दीवार में भी लगा दो। ठीक है भाई, आप उठ गए, चलो ठीक है, मम्मी ने बोला करने का तो करने का, CaOH2। मगर कुछ दिन बाद आपकी तारीफ होने लगी, यार क्या बढ़िया पुताई करी आपने, ऐसा क्यों? वाई इट वॉज लाइक दिस? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन मैं आपको बताऊं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि CaOH2 में एडिशन का हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया CaCO3। CaCO3 यहां पर ये बन गया और थोड़े से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर दीवार में दिखने लगे। मगर CaCO3 की वजह से ना भाई दीवार करने लगी शाइन, दीवार शाइन करने लगी। मम्मी खुश, आप भी खुश, दीवार भी शाइन करने। तो ये जो शाइनिंग आती है CaCO3 की वजह से आती है। ये रिएक्शन दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेग लाइम और क्विकलाइन। कैसे? यहां पर देखो, जो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने पानी के साथ रिएक्ट करा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको स्लेग लाइम बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफी हीट रिलीज होती है। ये यहां पर रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी है। अब ये जो सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, व्हाइट वॉश में यूज करा जाता है, ये ना पुताई वगैरह करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे करके रिएक्ट होता है काय के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हवा में, जो कि एक पतली सी लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द वॉल्स, जो कि उसको शाइनिंग अपीयरेंस देता है दीवार पर। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन बाद बनता है पुताई करने के बाद, जिसकी रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं। अब अपन कुछ देखते हैं आग वाले रिएक्शन। आग वाले रिएक्शन का मतलब क्या है? आग वाले रिएक्शन का मतलब है भाई आग लगा रहा है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल तूने कैल्शियम मतलब कार्बन की रिबन जलाई या मैग्नीशियम की रिबन जलाई, तो Mg है,
यहां पर आग लगाओगे तो O2 की प्रेजेंस होगी तो ही वो आग लगेगी, तो यहां पर हो जाएगा MgO। उसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैसेस मीथेन इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर और प्लस हीट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन, जो कि ऊपर बताइए मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट। भैया ये बैलेंसिंग वगैरह क्या है, ये सब बैलेंसिंग वगैरह की जो ट्रिक है, ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह की जो ट्रिक है, ये कहां पर बता रखा है, मैंने पार्ट 2 में बता रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप एक बार ये सेशन जैसे ही खत्म होना, केमिस्ट्री का पार्ट 2 लगा देना, आपको मजा आने वाला है। और जिसने लगा लिया उसको तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़िया सेशन था वो। अब यहां पर देखो, अब आता है थर्मल रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर, ठीक है, अलग अलग यहां पर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, अलग अलग यहां पर प्रोडक्ट बना रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन, टूटना। अब टूट रहे हैं तो कोई ना कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको याद है अभी आपने क्या एक शाइनी अपीयरेंस वाला चीज बना दी थी जिसका नाम है CaCO3? हाँ जी सर, बढ़िया, जिसकी वजह से तारीफ हुई थी। आपने इसको कर दिया हीट। सबसे पहले पता क्या बनेगा, जो सबसे चीज शुरू में आप मार्केट से खरीद कर लाए थे, दैट इज CaO, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी यहां पर कार्बोनेट है तो एक चीज यहां पर आग बंद करके छोड़ देना, CO2। कभी भी हीट करोगे यहां पर आ जाएगा CO2। तो एक यहां पर रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बने कितने, 2। ये है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं, फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, FeSO4। कभी भी जब तू इसको हीट करेगा ना तो यहां पर क्या बनेगा, फेरिक, पहले बनेगा इसका ऑक्साइड, है ना, तो यहां पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 बना। अब यहां पर जो SO4 है ना, ये 2 टुकड़ों में टूटेगा, यहां बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO3 प्लस SO2। मतलब ये जो चीज है पर्टिकुलर, ये 2 चीज में टूटी, 2 भाग में, एक बनाया ये और दूसरा बनाया ये। अब आखिरी एक है, याद कर लो, लेड नाइट्रेट, जो कि होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। सर ये बन कैसे रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट 2 जाकर देख लेना इसके बाद, ठीक है। आप सुनते नहीं हो, नहीं सुनोगे तो कैसे बनेगा, सेशन तो देखना पड़ेगा ना। अब ये कैसे बनेगा, जैसे उसका ऑक्साइड बनाया पहले इसका ऑक्साइड बनाओ, लेड ऑक्साइड कितना हो जाएगा, PbO प्लस NO3 होल ट्वाइस। तो अब यहां पर क्या बनाना, यहां पर NO3 मत बना देना जैसे यहां पर SO3 बनाया, क्यों, क्योंकि NO3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, यहां बनाना NO2। NO2 के बाद NO मत बनाना है, अब बना देना ऑक्सीजन। ये बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी सारी है यार, कहीं तो रिलीज होगी। O कितने हैं, तो ये आपका फाइनली 3 रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन की आपको दिमाग में बिछ गई, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन है। अब यहां पर बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। ये भी आपको करवा दी ऊपर, ठीक है। क्या बना, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है। अब यहां पर देखो फोटोलाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोलाइसिस में पता क्या है, हीट। हीट का मतलब होता है फोटो, ठीक है। आपने कोई चीज ले जाके आसमान पर रख दी, आसमान का मतलब मेरा ये है कि कोई भी चीज ले जाकर छत पर रख दी। फॉर एग्जांपल आपने AgCl रख दिया, तो ये 2 चीजों में टूट जाएगा, Ag और Cl2। आपने AgBr रख दिया तो ये भी टूट जाएगा, कैसे, Ag प्लस Br2, समझे। वही चीज यहां है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, पिछली बार NDA 2024 में क्या क्वेश्चन आया था कि AgCl ब्रेक होकर Ag और Cl2 बना रहा है। इस चीज को कहां रखेंगे, डार्क में, लाइट में, वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या कहां, क्लियरली सीधा यार सनलाइट में रख रहे हो तो क्या आएगा, डार्क तो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, सन की लाइट, सन की लाइट, समझे, सन की लाइट आंसर होगा। सेम विद सिल्वर ब्रोमाइड, आपने रखा तो यहां पर AgBr है, क्या बना, Ag और यहां पर बना ब्रोमीन। जो रिएक्शन है ना डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स की, अब यहां पर जैसे ये वाली चीज है, सिल्वर हैलाइड है, इसका डिकम्पोजिशन यूज करा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखना ये चीज। सिल्वर हैलाइड के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन को यूज करा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर NDA 2024 या NDA 1 2024 में पूछा हुआ है। मैचिंग में ये वाला क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। पूछ रहा था कहां मैच होगा, तो ये वाला डिकम्पोजिशन क्लियरली दिख रहा था यार, टूटना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जैसे यहाँ पर H2O है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, H2 अलग O2 अलग, यहाँ पर NaCl है, इलेक्ट्रिसिटी दी, Na अलग Cl2 अलग, मतलब चीजें डिकम्पोज हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब पता क्या है, डिस्प्लेस करना।
हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे जिंक का रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक को पता है भाई कि कॉपर से ज्यादा मैं रिएक्टिव हूं, तो इसको हटा मैं जुड़ जाता हूं काय के साथ, सल्फेट के साथ, तो बस जिंक सल्फेट ये हो गया। जिंक कैसा है, SO4 फॉर एग्जांपल NDA है, ठीक है, NDA है। अब NDA के साथ एफिनिटी बनाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब Zn ने ज्यादा तैयारी कर ली तो Zn की जो एफिनिटी है वो बन गई SO4 के साथ। उसी तरीके से समझ में आ रहा है, Cu हट गया तो Cu अलग हो गया, यहाँ पर Zn SO4 बन गया जो कि कलरलेस है। उसी तरीके से आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ जो कि ब्लू कलर का है, मैंने कल सारे आपको कलर याद करवा दिए थे केमिस्ट्री पार्ट 2 में। Fe+Cu4 है। अब यहां पर क्या बनेगा, जो कॉपर है, कॉपर तो साइड हो जाएगा, अब बचेगा क्या, FeSO4, ये बन गया फेरस सल्फेट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मगर पता कैसे चलेगा, याद कैसे करें कौन ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव है कौन लो रिएक्टिव है, बस वेट करो। इसके बाद वाला जो सेशन है ना, तूफानी सेशन आएगा जिसका नाम है केमिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फोड़ने वाले हैं भाई, मजे के साथ फोड़ेंगे एकदम। मैं आपको श्योर बोल रहा हूं, उससे भी आपको सवाल दिखेगा। केमिस्ट्री के हर पार्ट से आपको 13 अप्रैल को सवाल दिखेगा, ठीक है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। एक बार पानी पीने दो जरा। आप सोच रहे होगे कि यार इतनी श्योरिटी, ये तो सारे लोग बोलते हैं भाई, सभी में और अपन में फर्क है यार, ठीक है। तो ये चीज आपको भी पता है यार, और यदि लिखा हुआ है सारी चीजें, यदि कहा जा रहा है कि सवाल आपको पक्का दिखेगा, तो डोंट कॉल इट एरोगेंस यार, ठीक है। यू माइट कॉल इट माई एरोगेंस बट आई कॉल इट माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। थोड़ा फर्क है यार, आप लोग के लिए कुछ भी, ठीक है। ये जो चीज़ इतना कभी आपने देखा है कोई ने इतना बनाया है, आपको कभी बताई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन? मैं तो आपको बायो के इंपॉर्टेंट डायग्राम भी लेकर आऊंगा, धीरे धीरे करके CDS का हल्का सा जो पैटर्न है, बायोलॉजी मतलब रिसीव कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उसमें डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो डायग्राम में आपको सारे अलग से करवा के याद करवा दूंगा। तो सारी चीजें करेंगे यार, आप चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर जो एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ CM सेव्स गोल्ड, ठीक है। मेरे को ज़ेब्रा बोलने के बजाय आप ये सीखने की कोशिश करो कि किस तरीके से CM गोल्ड को सेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन याद करके जाना, क्यों? क्योंकि इससे आपके फंडे क्लियर होंगे। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में क्या था, एक एलिमेंट था और यहाँ पर 2 मतलब एक कंपाउंड था। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर रहा था, तो यहाँ पर 2 हो जा रहे थे और एक अलग हो जा रहा था। मगर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये 2 हैं और ये 2 हैं, ठीक है। ये जो इधर वाला है, एक इधर वाला है, यहाँ पर वाइट की पेयरिंग हो गई, प्लस यहाँ पर ब्लैक की पेयरिंग हो गई। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, Ag के साथ Br, Na के साथ NO3, AgBr नीचे, NaNO3 ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। ये वाली रिएक्शन यार इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये है मैग्नीज ऑक्साइड है, आपने इसको HCl के साथ मतलब बनाया पेयर, है ना, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां बना MnCl2, ये बना क्योंकि Mn को पहले आपने किसके, Mn और Cl के साथ रिएक्ट कराया। अब आप H बचा है और O2 बचा है, आपने क्या लिख दिया, H2O। रिएक्शन खत्म हुई नहीं है, एक खत्म नहीं हुई है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। यहां पर एक Cl2 और ऐड होगा। ये हमारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोरोजन मतलब कि जंग लगना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड होगा, उसमें क्या एयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इतनी सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर में, उसका एडिशन यहां पर होगा, तो Fe+O2 + X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, जो कि आपको नहीं पता, अब बन गया Fe2O3। मगर एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो एक बढ़िया सी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जो कि आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको बचाती है, ठीक है। तज्ञ हो क्या? आखिरी के कितने दिन बचे हुए, समथिंग अराउंड 20-25 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 20 to 25 एग्जैक्टली। अभी जब वीडियो बना रहा हूं 25 days आर देयर, ओनली 25 days आर देयर फॉर यू, ठीक है। अभी आप बिल्कुल भी थक नहीं सकते हो यार, बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए या तो थकना छोड़ दो या फिर NDA जाने का सपना छोड़ दो, ये एकदम दिमाग में रखना ये वाली बात। यहाँ पर जो आपको क्लियरली इमेज दिख रही है, दीज आर द कैडेट्स ऑफ
इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, कितना फटीग हो रहे हैं, कितना इनर्वेटेड एग्जॉस्टेड है, कितना फिजिकल स्ट्रेन अपनी बॉडी को दे रहे हैं, और आप इतना नहीं कर सकते हो यार। आपकी लाइफ मतलब कि स्ट्रगल ही है भाई, आपकी लाइफ मतलब हार्ड वर्क ही है। यू आर डिफाइंड बाय हार्ड वर्क राइट फ्रॉम दैट डे व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ बट ओनली व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। एसिड बेस सॉल्ट की रिएक्शंस तो याद ही नहीं रहती है, मतलब इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद रखें। पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि यार केमिस्ट्री का तू पार्ट 2 जाकर देख ले, ठीक है, पक्का। पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि पार्ट 2 जाकर देख ले कि एसिड बेसिस सॉल्ट की सारी रिएक्शन एकदम शांति के साथ, मजे के साथ मैंने वहां पर एकदम एंटरटेनिंग वे में याद करवाई है। उसके बाद आप कभी जीवन में भी नहीं भूल सकते, स्पेशली सॉल्ट्स की रिएक्शन जो कितनी चैलेंजिंग होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई पार्ट 2 विल गिव यू 3 to 4 सवाल, ठीक है, क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें 3 से 4 सवाल हर बार पूछे जाते हैं केमिकल रिएक्शंस, और एसिड बेस सॉल्ट से सवाल नहीं पूछेगा तो और कहां से सवाल पूछेगा। तो ये वाला सेशन जैसे ही खत्म होगा आप वो वाला जाकर देख लेना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ठीक है, इट्स जस्ट अ पीस, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अ पीस ऑफ केक, केक बोलना भूल गया, सॉरी, ठीक है। देखो यहां पर 2 चीजों की रिएक्शन पहले होती है, एक एसिड की और दूसरा काय की, बेस की हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब अपन एसिड की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो एसिड को अपन पहले रिएक्ट कैसे करवाते हैं, मेटल के साथ। एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पहली चीज तो ठीक है सर, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या बनाएगा, तब भी सॉल्ट भी बनाएगा, तब वाटर भी बनाएगा, और क्योंकि कार्बोनेट है तो मैंने बताया था यहां पर CO2 भी निकलेगी, ठीक है। अब एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो चीज है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड करता है कौन से ऑक्साइड के साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, और यहाँ पर बनाएगा वाटर, H2O बनाएगा। ऑन दी अदर एंड बेस की यदि अपन बात करेंगे तो पहली रिएक्शन जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी मेटल से, ठीक है, वो मिलेगी मेटल से। तो जब मेटल के साथ बेस रिएक्ट होगा तो सेम सॉल्ट बनाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और दूसरा यहाँ पर रिएक्ट किससे होगा, यहाँ पर रिएक्ट होगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर जो होंगे वो होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। तो अब यहां पर क्या बनाएगा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए साइड में लिख दे रहा हूं, सॉल्ट प्लस वाटर, H2O, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब भैया ये इतनी सारी चीजें आपको कैसे याद रह जाती हैं, भाई मैं बता रहा हूं ना, आप तू सेशन देख ले मेरा, तेरे को भी याद हो जाएगी, ठीक है। जो बोल रहा हूं बस वो करो। अब एक और रिएक्शन देखो, एक ही फ्लो चार्ट में पूरा खेल खत्म कर दे रहा हूं। एसिड और बेस कभी भी दोनों रिएक्ट होते हैं ना, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहां बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। कौन सा, ये क्लियर है सभी को, यस सर क्लियर है। अब यहां पर वही चीज लिखी हुई है ऊपर, ठीक है, इसको जरा दिमाग में बैठा लेना भाई, ये, ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है ना, सुनना ध्यान से। कभी भी कोई एसिड है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो ऑक्सीजन नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे आपने एसिड लिया HCl, आपने मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CaCO3, ये लिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सॉल्ट बनाएगा, क्या होगा, CaCl2 हो गया, फिर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ से CO2 निकलेगा ना, ये CO2 निकलती है ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस के फॉर्म में, ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस। यदि आपको चेक करनी है कि ये कैसे निकल रही है तो आप कुछ मत करो, स्लेग लाइम में इसका रिएक्शन करवा दो। स्लेग लाइम ऊपर याद करवाया, CaOH2 है ना प्लस CO2। अब यहां पर जैसे ही आप करोगे ना, ये जो सोल्यूशन है ना यार, ये हो जाता है मिल्की,
है ना। यहाँ पर मिल्कीनेस आ जाती, क्यों आती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2, इसके फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, अब तुमने देखा कि भाई मिल्कीनेस आ रही है तो CaCO3 तो बन गया, मतलब यहाँ पर CaCO3 बन गया था, यहाँ पर H2O बन गया था, ये दोनों चीज यहाँ बन गई ना। मगर तुमने क्या करा, और एक्सेस में तुमने क्या कर दिया, ये जो CO2 है और एक्सेस में ऐड कर दिया। अब पता क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर। ठीक है, यहाँ पर जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। क्यों डिसअपियर होगी बताऊं? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, बात खत्म। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये लिखी हुई हैं भैया। हमको कैसे याद होंगी ऐसे? अरे सेशन देख, सब याद होगा, भरोसा रख मेरे ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि आप यहाँ तेज बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को मजबूरन तेज बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक क्विक शॉट दे रहा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यदि इंपॉर्टेंट मेरे को बताना होता तो मैं तो सीधे बता देता, ये रिएक्शन है, ये कर लो, ये कर लेना, मेरा सेशन लगा लेना। मैं तो फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं तब भी अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, समझो मेरी बात को। ठीक है, क्लियर रखना ये सारी चीजों को जो यहां पर लिखा है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट की रिएक्शन का खेल खत्म आज, पक्की बात बता रहा हूं। ठीक है, आप समझो किस तरीके से आपको गेम खेलना है। ठीक है, अब मेरे को देखते जाओ जरा, उसके बाद तो आप फिर मजा ही आने वाला है। ठीक है, आपने क्या करा भाई, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नाउ यू आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट द पावर ऑफ नॉट ओनली द कंटेंट बट द पावर ऑफ द गुड एक्सप्लेनेशन। एक जो बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से, जिसमें एसिड और बेस, एसिड HCl और बेस NaOH साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब कुछ मत करो, शुरू करते हैं अपन ये NaCl के साथ। NaCl उठाओ, यस सर वी हैव टेकन आउट NaCl, हमने NaCl उठा लिया। इस NaCl में मिला दो पानी, इसको बोलते हैं ब्राइन। जब भी NaCl में पानी मिलाया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइन। ये बना ब्राइन। ठीक है, अब इसमें से पास करा दे मेरे भाई करंट, पास करा दे करंट। अब पता क्या क्या बनेगा, अब बनेगा यहां पर NaOH प्लस बनेगा H2 प्लस बनेगा Cl2, ये तीन चीज बनेगी। ठीक है, यहां पर जो NaOH बना ना, इसी को तू क्या बोलेगा, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसी को कास्टिक सोडा बोलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहां पर क्लोरीन निकला, क्योंकि यहां पर एक एल्कली निकला, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब मेरी बात सुनना, ये Cl2 निकला, इसको मेरे भाई उठाकर ला, यहाँ पर Cl2 उठाकर लाए, इस Cl2 को स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट कराओ, CaOH2 करा दिया सर, क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O, यही बनेगा सर। ये जो CaOCl2 बना ना, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये तेरा ब्लीचिंग पाउडर है, बात खत्म। ठीक है, ये दोनों यहाँ से याद कर लो, ये और ये। ठीक है, याद रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस, स्लेट लाइम, Cl2, ब्लीचिंग पाउडर, ये। अब सुनना मेरी बात, अब आता है, अब आपको कंफ्यूजन होती है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। मैंने हमेशा आपको ट्रिक बताई है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई तेरे को क्या करना है, खाना बनाना है अपने घर। दो ऑप्शन दिए मैंने तेरे को, एक दिया है कि तेरे को खाना बेक करना है, एक ये करा है कि तेरे को वॉश करना है। क्या बेक, क्या क्या करना है, तेरे को रोटियां भी बनानी है, ठीक है, तेरे को सब्जी भी बनानी है, तेरे को दाल भी बनानी है, तेरे को सैलेड भी काटना है। ठीक है, सैलेड के बाद तेरे को कुछ मीठे में डेजर्ट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, इतने लोगों का तेरे पूरे फैमिली में खाना बनाना है। अब या तो फिर तेरे को क्या करना है, अपने खुद के कपड़े धो लेने हैं, वॉश कर लेना है ना। तो क्या इजी है भाई, या फिर सबके भी कपड़े धोगे तो वॉशिंग मशीन में तो एकदम इजी काम है। ठीक है, आप वॉशिंग करने जाओगे, बेकिंग करने क्यों जाओगे, क्योंकि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और साथ में रिसोर्स ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा, मतलब रिसोर्स क्या क्या लग रहे हैं, रिसोर्स कौन कौन से रिसोर्स लग रहे हैं भाई, ऐसे बताओ तो हमें ज़रा, क्या लग रहा है यहाँ पर। ऐसा NaCl लग रहा है, और क्या लग रहा है, H2O लग रहा है, और क्या लग रहा है, CO2 लग रहा है, और क्या लग रहा है, NH3 लग रहा है। ये सारी चीज़ें लग रही हैं भैया, ये सब। अब ठीक है भाई, ये सब लगा भी तो क्या बना लिया तूने बना लिया NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। मगर NaHCO3 पता ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग क्या सोडा, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको हीट कर दोगे, ये बेकिंग सोडा बना। ये बेकिंग सोडा को हीट करो, तुम्हारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दो, ये बन गया। और ये तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा है वॉशिंग, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। अब इससे जो बेकिंग सोडा है, इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? कुछ मत करो, इसमें कोई भी एक एडिबल एसिड का रिएक्शन करवा दो, CO2 + H2O, यहां पर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसका नाम है बेकिंग पाउडर। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? अब कैल्शियम, अब कॉपर सल्फेट है ना कि कैल्शियम सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट। अब तुमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए ऑफ CuSO4, है ना, नहीं CuSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आपने इसको हीट करा एट 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन पर हीट करा। अब जब आपने 373 केल्विन पर हीट करा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा CuSO4 हाफ H2O और यहां पर 1.5, है ना, ये कितना पूरा 2 हो गया ना। तो यहां पर जो बना इसको बोलोगे हेमीहाइड्रेट, और ये जो था ये क्या है, ये है डाईहाइड्रेट, क्योंकि 2 है। तो भाई यहां पर जो बना ये जो है ना, इसको बोलते हैं जिप्सम, मतलब जो उठाया था, और यहां पर जो बना इसको बोलते हैं POP। ठीक है, यही है। सो POP इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, ये वाला POP बन गया। अब यदि तुमने गलती से 400 केल्विन से ज्यादा पर हीट कर दिया ना, तो सूखा अनहाइड्रस बिना पानी का आपको CaSO4 मिलेगा। मैंने एक चीज गलती करी, यहां पर कॉपर नहीं होगा, यहां पर होगा कैल्शियम। कॉपर पता काय में होता है, यदि कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट होगा ना, तो मैं बता दे रहा हूं क्यों, इसको बोलना ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। और भी लिखवा देता हूं, ये लो CuSO4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मजे करो। ठीक है, अब आते हैं सीक्वेंस में चलते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भैया ये तो आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, वो केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, पढ़ाएंगे आगे आने वाले सेशन में, अभी तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक है, कैसे चलना है, देखो मेटल की कुछ रिएक्शन होती है। मेटल किस किस से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा ना, बिल्कुल सर, मेटल ऑक्साइड। जब यहाँ पर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और मेटल जब एसिड के साथ, अभी तो बताया एसिड और मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और जब मेटल के साथ रिएक्ट, मेटल सॉल्ट के साथ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो एक देखो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो मेटल ऑक्साइड बना। उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, दोनों के दोनों शो करेंगे। कैसे, यहां पर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहां भी है, यहां पर रिएक्ट करा ऊपर एसिड के साथ, नीचे रिएक्ट करा बेस के साथ, बनाया इसने यहां पर ये सॉल्ट, और यहां पर क्या बनाया, वाटर। ये मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यहां पर देखोगे मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, यहां पर खैर ऑक्साइड है, इसको हटा लो। ठीक है, कभी भी मेटल जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये एकदम जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। ध्यान से सुनना, अभी सुनना, आखिरी में कंक्लूजन में बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत ही बढ़िया चीज। जब पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेंगे ना, तो ये वाली रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है। और हाइड्रोजन के लिए इतना ईजी होता है फायर कैच करना कि इस पर्टिकुलर चीज को इजीली नहीं किया जा सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पोटेशियम और सोडियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ लेस वायलेंट है, ज्यादा ऐसा हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है हाइड्रोजन के लिए, उतना मतलब उतनी तो नहीं होगी कि हाइड्रोजन यहां पर फायर कैच कर सके। मगर जो कैल्शियम है, जो यहां पर पर्टिकुलर कैल्शियम है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ऐसा लगता है कि कैल्शियम ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है। जब सेशन करवाऊंगा तो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, वहां पर एक मीम वगैरह डली होगी, उससे काफी आपको मतलब बढ़िया दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा है, कैल्शियम क्यों फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, क्योंकि जो बबल्स है हाइड्रोजन गैस के जो बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो सरफेस के ऊपर मेटल के स्टिक हो गए हैं, ऊपर स्टिक हो गए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि वो जो मेटल है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सर इतना पूरा बता दिया आपने, इतना पूरा बता दिया, ठीक है, मतलब बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोग बोल रहे हो कि ठीक है मान लिया
अभी तक आप ठीक है एक एक रिएक्शन बता रहे हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने वाले थे, मगर उनको आपने डिफाइन भी कर दिया अच्छे से। मगर ये चीज़ में कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम में तो कंफ्यूज हो गए। ये लो, ये दिमाग में रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना। क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, है ना। पोटेशियम और सोडियम वाला जो सीन है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, मगर कैल्शियम जो है इट फ्लोट्स ओवर वाटर। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इट इज़ हॉट, ठीक है, गर्म पानी के साथ ऐड होता है, ये रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन स्टीम के साथ, और लेड, सिल्वर, गोल्ड कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ये चीज़ को अपने रूम में चिपका लेना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। यार सारे एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में तो, ठीक है, एक्सेप्शन को कौन ही छोड़ सकता है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर अपन देखेंगे मेटल का रिएक्शन काय के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहां पर इंपॉर्टेंट पता क्या है, आपने देखा होगा मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था तो क्या बना रहा था सर? सॉल्ट बना रहा था और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। मगर मेटल कभी भी HNO3 के साथ रिएक्ट होगा ना तो यहां पर कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों पता? क्योंकि दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में आप देखो ना कितने ऑक्सीजन है, HNO3, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर काफी ज्यादा है। ये क्या करेगा, जो H2 निकल रहा है उसको ऑक्सीजन दे देगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाटर, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा कोई भी नाइट्रोजन के फॉर्म में। ये इसका रीजन है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। मगर मैग्नीशियम और मैग्नीज के लिए ये चीज फॉलो नहीं होती है। यदि मेटल, जब बारी आई मैग्नीशियम और मैग्नीज की, इन मेटल की बारी आई ना, तो भले ही चाहिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों ना हो रहे हो, यहां पर हाइड्रोजन गैस को निकलना पड़ेगा। याद रखना ये एक्सेप्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है पता है? एनोडाइजिंग, ए से एनोडाइजिंग, ए से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप सभी को पता है, देखो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक बार यदि ऑक्सीडाइज्ड हो गया उसके बाद ना फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रिवेंट कर रहा है, पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज्ड लेयर बन जाती है उसके ऊपर कि और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो कई बार ना जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पहले से ही एल्यूमिनियम की वहां पर ऑक्साइड की एक लेयर बना दी जाती है जिससे और आगे ऑक्सीडेशन हो ही ना। तो इट इज द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। आपने यूजुअली देखा होगा एल्यूमिनियम को कभी भी खुला छोड़ा जाता है एयर में तो वो एक लेयर बना लेता है। ये लेयर प्रोटेक्टिव होती है और प्रिवेंट करती है मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से। इस लेयर को और भी मोटा बनाया जा सकता है एनोडाइजिंग से। क्या करो, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग और ए फॉर एनोड। एल्यूमिनियम को ले लो एनोड पर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो इलेक्ट्रोलाइट पर। जब आप इसमें करंट पास करोगे ऑक्सीजन लिबरेट होगी जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके उसकी एक थिक ऑक्साइड लेयर बना लेंगे। कल इसको जब नेक्स्ट सेशन आएगा इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। एक्वा रेजिया क्या होता है भाई? एक्वा रेजिया इतना खतरनाक मिक्सचर है ना जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। मगर ये मिक्सचर है काय का, ये याद रखना, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कितना याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 3 और नाइट्रिक एसिड इज 1। कौन 3 और कौन 1 है याद रखना, ठीक है। याद रखना कभी भी कोई भी एसिड अकेला नहीं कर पाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है और रेशियो भी जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मस्ट बी 3, नाइट्रिक एसिड मस्ट बी 1, ठीक है भाई। देखो ये जो यूनिफॉर्म जिसको आप एस्पायर कर रहे हो ना, जिस ड्रीम अकेडमी को आप एस्पायर कर रहे हो, उसमें सिर्फ इंडिया से ही लोग नहीं आते हैं यार। भूटान, नेपाल, आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अफगानिस्तान, ये लोग भी एम करते हैं अकेडमी में जाने का और वो लोग भी कैडेट होते हैं। सिर्फ आप ही तैयारी नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि आपको कितना हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है। सो इस यूनिफॉर्म का नाम ही हार्डवर्क है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू वांट दिस यूनिफॉर्म बी रेडी टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं तक सेशन छोड़कर चले गए होंगे, मगर कुछ लोग अभी यहाँ तक बैठे हुए हैं ना, दे हैव दैट होप टू क्लियर द NDA एग्जाम, but the hope is not that particular thing which can only ace you NDA 2025. With the hope you need to take the commitment, not only the commitment, after the commitment you need to take the actions that will make you clear the exam. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की भी कुछ यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। अब क्या होता है भाई, जो सभी जितने भी यहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट हैं उनकी कुछ ना कुछ एफिनिटी है अलग अलग मेटल्स के साथ। खाली तो मिलेंगे नहीं, रिएक्शंस कर लेंगे, जुड़ जाएंगे किसी के साथ। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मरकरिक सल्फाइड, मरकरी है वो अकेला नहीं पाया जाएगा, मरकरिक सल्फाइड के साथ पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड के साथ पाया जा रहा है।
तो मर्करिक सल्फाइड को सिनेबार बोलते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। अब ये जो सिनेबार है, इससे मर्करी कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं, सुनो। पहले मर्करिक सल्फाइड है जिसको सिनेबार बोलते हैं, इसको तूने क्या करा, हीट करा, ये उसका ऑक्साइड बन गया HgO। इसको तूने और फर्दर हीटिंग करी तो फाइनली Hg बन गया। मगर मेरी अब बात सुनो, कॉपर ग्लैंस है मतलब कॉपर सल्फाइड, इसको तूने हीट करा तो चल ठीक है, उसका ऑक्साइड बन गया। मगर अब इसको फर्दर हीटिंग से कॉपर नहीं बनेगा, पता क्या होगा, बचा हुआ कॉपर ग्लैंस उसमें ऐड कर दो, अब हीट कर दो, अब बनेगा कॉपर। समझ में नहीं आया सर, एक और बार सुनो। सिनेबार है, मरकरी का ओर है, जब एयर में जब आप इसको हीट करोगे तो ऑक्साइड बनाएगा पहले, और उसको हीट करोगे तो रिड्यूस करके मरकरी बना लेगा। ये वाली चीज तो आसान है। दूसरी वाला समझो, कॉपर ग्लैंस जब आप इसको एयर में हीट करोगे तो पहले तो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होगा ये, एंड द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है ये रिएक्ट करेगा रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस के साथ। जो बचा हुआ कॉपर ग्लैंस है ना, इसके साथ रिएक्ट करा दो, आपका कॉपर बन के निकल जाएगा और साइड में सल्फर डाइऑक्साइड। ये है भाई, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यदि मीडियम रिएक्टिविटी है तब क्या होगा, तब यहां पर दो पाए जाएंगे, सल्फाइड ओर भी होगा और कार्बोनेट भी होगा, ठीक है। C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। और यहां पर रोस्टिंग, पहले क्या होता है देखो, कोई भी एक ओर है उसको उसके ऑक्सीडाइज्ड मतलब उसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करना, क्योंकि हमको तो पता है एक आसान चीज कि यदि हमको ऑक्साइड मिल गया तो अपन उसको क्या कर देंगे, अपन उसको कर देंगे हीट, उससे हमको मिल जाएगा मेटल। ये अपने को करना है। तो सल्फाइड ओर को हीट करके उसके ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? यहां पर ये क्लियरली प्रोसेस दिखी हुई है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आगे, अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आगे कब पढ़ाऊंगा मैं, जब अपना सेशन आएगा इसके नेक्स्ट वाला केमिस्ट्री का, उसके पहले तैयार रहना, पूरे केमिस्ट्री के सेशन देख लेना। अब आती थर्माइट वेल्डिंग। NDA 2 2024 के पहले चीख चीख कर बोला था कि पढ़ के चले जाओ, सवाल आ गया ना, सवाल आया। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद, अब ये मत समझना कि अभी पूछा तो रिपीट नहीं होगा, कई बार सवाल दो नहीं तीन बार रिपीट होता है। आपने वो सवाल नहीं देखा मिथेनोइक एसिड वाला, कितना रिपीट होता है वो वाला सवाल। अब आयरन देखो, थर्माइट वेल्डिंग का मतलब पता क्या है, थर्माइट वेल्डिंग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, उसमें कई बार क्या आ जाता है, दरार वगैरह आ जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए जैसे लोहा है, लोहे को लोहा ही काटता है तो लोहे को लोहे ही जोड़ेगा, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, लोहा ऐड करेंगे। मगर आप एक बात बताओ, यदि टूटा हुआ, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को देखो, टूटा हुआ यदि रेलवे ट्रैक है, उसमें क्या आप ऐसे कोई चिप फंसा दोगे क्या लोहे की, सुधर जाएगा? नहीं, आपको उसमें कुछ मोल्टन आयरन डालना पड़ेगा, एकदम खोलता हुआ जैसे मैग्मा होता है ना, वैसा लोहा डालना पड़ेगा, पिघला हुआ लोहा। तो कैसे डालोगे आप, कुछ मत करो, यदि आपको लोहा चाहिए तो आप पहले उसका ऑक्सीडाइज लो। आपने फेरिक ऑक्साइड लिया, अब आप एक इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो जो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है कि वो क्या करे, खुद को मतलब इसको डिस्प्लेस कर दे। तो यहां पर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अकेला बचा आयरन। तो ये जो आयरन निकलेगा ना, ये हीट के साथ मोल्टन आयरन निकलेगा। यहां पर एल भी लिखा है, एल मतलब क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा, उसको वो ठीक कर देगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा जाता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। क्लियर है? तो सर आखिरी सवाल ये है कि डर का दूसरा नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की रिएक्शंस, ठीक है। बहुत ही हेक्टिक रिएक्शन लगती है ना, आज के बाद नहीं लगेंगी। उसके बाद तो अब उसके बाद जो आने वाला आखिरी वाला सेशन होगा केमिकल रिएक्शंस का, मतलब कि कार्बन एंड कंपाउंड और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको कठिन। सुनो मेरी बात, यहां पर पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहली जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब तो सभी को पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होता है, जो अल्कोहल है ये चेंज होता है काहे में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कैसे अल्कोहल चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब उसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। अब यहां पर अल्कोहल के नाम पर है इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर है इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। दो चीजें कभी मत भूलना, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 K2
Cr2O7, ठीक है। दीज आर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि भैया गलती से यहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं दी, फिर क्या होगा? तो फिर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के बजाय एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन इन विच एक रिएजेंट कंप्लीटली ऐड हो जाता है रिएक्टेंट में विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, इनको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। दीज आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, इनको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब जो एडिशन रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ये इसमें एक इतना प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसमें यहां पर चीज बनाई जाती है जो कि है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। अब इसको दिमाग में कैसे रखोगे एडिशन रिएक्शन को, वो तुमसे पूछेगा। जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है ना पर्टिकुलरली, इसको चेंज करा जाता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, इसको चेंज करा जाता है सिंगल बॉन्ड में टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यील्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? अब यहां पर कैसा होगा? द above reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oil that are unsaturated compound using a nickel catalyst. Saturated fatty acid जो है वो हार्मफुल है। यहां पर जो बना है सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। तो जो यहां पर सिंगल बॉन्ड बना है ना, ये सैचुरेटेड, ये हेल्थ के लिए ये जो ऑयल है ये हार्मफुल है क्योंकि इसमें फैटी एसिड काफी पाया जाता है। तो ऐसा हमेशा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये कुकिंग के लिए चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें होता है डबल बॉन्ड जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये इसमें कोई निकल कैटलिस्ट वगैरह करके और इसको फर्दर एडिशन रिएक्शन में नहीं करा जाता है। समझ में आया? अब आता है डिहाइड्रेशन। तीन इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन, एडिशन और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि इथेनॉल को चेंज कर रहे हैं इथीन में, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना रहे हैं। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट करोगे, है ना, विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर वो रिमूव करके क्या बना लेगा? इथीन। यहां पर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो काय को? सल्फ्यूरिक एसिड को। अब आता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत सब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत बहुत। यहां पर इथेनोइक एसिड है, इसको रिएक्ट करा दिए इथेनॉल से, ठीक है। अब बनेगा जो होगा ना, इसको बोलते हैं एस्टर। ये बनेगा एस्टर, इसको बोलते हैं अपन लोग एस्टर, इसको बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब यदि आपको उस एस्टर से दोबारा क्या बनानी हो, दोबारा आपको अल्कोहल बनाना है और सोडियम सॉल्ट, दो चीज बनेगी। जब इस एस्टर को दोबारा जब आप अल्कोहल बनाओगे तो साथ में एक सोडियम सॉल्ट भी निकलेगा, ठीक है। वो क्या है? वो तुम्हारा सोप होता है। इस रिएक्शन को सैपनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या? जैसे जो तुम्हारा एस्टर है, तुमने उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? एल्कली के साथ रिएक्ट करवा दिया, NaOH। पहले बना तुम्हारा अल्कोहल, मगर उसके साथ एक सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा जो कि होता है सोप। इस रिएक्शन को सैपनिफिकेशन रिएक्शन बोलता है। भैया ऑक्सीडेशन बता दिया, ऑक्सीडेशन के बाद आपने एडिशन बता दिया, एडिशन के बाद आपने कौन सा बताया? डिहाइड्रेशन बता दिया, उसके बाद एस्टेरिफिकेशन बता दिया, उसके बाद सैपनिफिकेशन बता दिया। मगर इतना याद कैसे करें? ये देख और मजे कर, ठीक है। ये अपने कमरे में चिपका लेना, ठीक है, लिखकर चिपका लेना, इंपॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें ये होते हैं आपके दो एजेंट्स। एडिशन रिएक्शन है, क्या होता है? कैटलिस्ट कौन सा होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। सारी चीजें आपकी आंखों के सामने गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट? जितने भी सेशंस मैंने ले रखे हैं केमिस्ट्री के, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जाकर देख लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब मैसेज करेंगे, भैया जैसे आपने फिजिक्स कराया, जैसे ज्योग्राफी कराया, जैसे अमेजिंग मैनर में केमिस्ट्री कराया, और आगे चल के आप जो 2 सेशन और लोगे केमिस्ट्री के ऊपर, उसी तरीके से बायो कब शुरू कराओगे? बायो कब शुरू? यार तुम एक बात मेरी सुनो, तुम जो आगे होने वाला है उसके ऊपर फोकस क्यों करते हो? जो भी चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो ना। जब तुम बायो के ऊपर आ जाओगे तब तुमसे केमिस्ट्री रिवाइज नहीं होगा। मेरी बात समझ, मैं कभी गलत नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा ट्राई करता हूं तुमको एकदम सही स्ट्रैटेजी दूं जिससे तुम्हारा पेपर क्लियर हो। अभी फोकस करो केमिस्ट्री के ऊपर, जिससे ही केमिस्ट्री तुम्हारा क्लियर होगा उसके ऊपर बायो के ऊपर अपन बात करेंगे। और मैं तुम्हें, ठीक है, फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका यहीं पर टाइम टेबल लिख दे रहा हूं, ठीक है। सुन लो मेरी बात, अभी ओपन कर लेने दो मेरे को। टाइम टेबल डाल देते हैं। वैसे तो बैच वालों का है, मगर क्या करो, तुमको भी दे दे रहा है, ठीक है। 18 को
ट्यूसडे को फिजिक्स, 20 को केमिस्ट्री, 22 को बायो, 23 को ज्योग्राफी। ठीक है, और इंग्लिश के शॉर्ट टेस्ट तो आपको नरेंद्र सर भेज ही देते हैं। क्लियर है? चलो बढ़िया लगा यार आपको पढ़ाते। ठीक है, मज़ा आ गया। जो ऊपर अपना एम था वो पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पूरी मैंने आपको बता दी, बस बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। दोबारा एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट माई एरोगेंस, इट्स माई कॉन्फिडेंस। पक्का फंसेगा 13 अप्रैल को। दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, पक्का फंसेगा 13 अप्रैल को। नहीं मानो तो आप इस बार आजमा कर देख लेना। जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट है ना, अभी और है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो पढ़ के जाएगा ही, उसकी तो मजबूरी है। जिसके अभी और अटेम्प्ट्स बचे हुए ना, उसको दोबारा बोल रहा हूँ, पक्का फंसेगा 13 अप्रैल को यहाँ पर जो भी मैंने रिएक्शन बताई। सो जेंटलमैन, इट वाज अ नाइस सेशन विद यू। ठीक है, शॉर्ट बट इंपैक्टफुल सेशन इट वाज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।